नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने जिन मूल्यों को रोपा और पाला पोसा, उससे प्रतिरोध की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी और उसने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया था। यही नहीं, प्रतिरोध का ये मॉडल साहित्य और संस्कृति दुनिया में भी स्थापित हो गया है। गांधी जी के 75वें शहादत वर्ष में लेखक समाज द्वारा किए जा रहे आयोजन इस बात की गवाही देते हैं। प्रतिरोध के इस नए दौर को सलाम करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे वायरल कविता छिछले प्रश्न गहरे उत्तर पर कवि बच्चा लाल उन्मेष प्रियदर्शन और रजनी अनुरागी से बातचीत। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी अपने स्तंभ दूसरी आवाज में आज बात करेंगे प्रतिरोध के गांधीवादी रूपकों की। युवा कवयित्री रश्मि भारद्वाज सुनाएंगी अपनी कुछ नई कविताएं। पुस्तक समीक्षा में आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश के यात्रा संस्मरण मेम का गांव गोडसे की गली पर। इसके अलावा होगा सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का स्तंभ ना काहू से बैर, और अंत में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवयित्री अनामिका का कविता पाठ। कभी कभी कोई कविता कुछ ऐसा कह जाती है या किसी खास अंदाज में कुछ ऐसा व्यक्त कर जाती है कि सीधे दिल में उतर जाती है। एक अनजाने से कवि बच्चा लाल उन्मेष की कविता छिछले प्रश्न गहरे उत्तर ने यही किया है। शायद यही वजह है कि ये कविता एकदम से वायरल हो गई और लाखों लोग इस पर बात करने लगे। आज की परिचर्चा इसी कविता पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं कवि बच्चा लाल उन्मेष, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक प्रियदर्शन और लेखिका रजनी अनुरागी। सबसे पहले तो आप मेहमानों का स्वागत है इस कार्यक्रम में ताना बाना में, और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत बच्चा लाल उन्मेष जी अपनी कविता से, जो कि वायरल हो चुकी है, इतने बड़े पैमाने पर उसको पढ़ा जा रहा है, उस पर बातचीत की जा रही है। तो सबसे पहले बच्चा लाल जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी कविता का पाठन करें। शुक्रिया सर, आपने ये मंच प्रदान किया और इसी में गणमान्य लोग भी जुड़े हैं। वैसे मैं इनसे पूर्व परिचित नहीं हूँ, लेकिन प्रियदर्शन सर को मैं उनके आर्टिकल्स काफ़ी पढ़ता रहता हूँ और चूँकि अभी मैं बहुत ही कच्चा घड़ा हूँ और थोड़ा सा अभी हिचक रहती है, और लेकिन आप जैसे लोगों और जैसे प्रियदर्शन सर हैं और भी जो सोशलिस्ट हैं, उनकी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ और अपने आप में भी व्यक्तिगत तौर पर सुधार लाने की कोशिश करता हूँ और समाज में भी बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। तो कौतूहल बस जो चीज़ें दिखती हैं वो मैं अपने कलम के द्वारा उकरने का प्रयास करता हूँ, उन संवेदनाओं को उकरने का प्रयास करता हूँ। उसी कड़ी में जब कोरोना काल था, उस समय कुछ ऐसी हमारे आसपास ही ऐसी गतिविधियां हुई और ऐसे घटनाएं घटित हुई जिसका कहीं ना कहीं इस कविता से संबंध है। इस वजह से ये कविता लिखी गई थी। तो जी, चूंकि अभी कविता ही पढ़ा जाए, इसका जो शीर्षक है छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किसमें आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई? जो दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई? जो दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब।
मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई, जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया, किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। वाह, क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार कविता है। प्रियदर्शन जी, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। दलित समस्याओं पर, दलित की पीड़ा पर बहुत सारी कविताएं हम लोग ने पढ़ी हैं, लिखी गई हैं। लेकिन ये कविता एक अलग ढंग से हमारे समाज और राजनीति के चित्र को प्रस्तुत करता है, और उसमें जो दलित की उपस्थिति है, वो किन हालात से गुजर रहा है, कौन कौन सी विडंबनाएं, विद्रूपताएं हैं, वो एकदम से उभर कर इस कविता में आती है। और शायद इसीलिए इस कविता ने सबको इतनी जल्दी छुआ है, उनको विचलित किया है, बेचैन किया है। एक बारगी में ही आपको पूरा चित्र हमारे समाज का दिख जाता है। आपकी टिप्पणी। मुकेश जी नमस्कार, रजनी जी और बच्चा लाल जी, भाई आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ाई, आप सबको नमस्कार। सच क्या है कि जब पहली बार एक कविता मेरे पास आई, मुझे महेश मिश्र मेरे एक मित्र ने भेजी थी और बताया कि इसको इंस्टाग्राम पे रोक लिया गया है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। और कवि के नाम से मैं बिल्कुल अपरिचित था, लेकिन वो कविता इतनी वेधक, इतनी मार्मिक थी, मुझे लगा कि कहीं इस कवि ने उड़ाई न हो कहीं किसी कविता। तो मैंने फिर दो लोगों से बात की, रजनी जी से बात की और अनीता भारती से बात की। दोनों ने पुष्टि की कि हाँ, इस नाम के कवि हैं और इलाहाबाद में हैं। और उसके बाद उनके फेसबुक पेज की सर्च शुरू हुई, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जो कविता मुझे इतना छूती है वो शायद बाहर भी उतना ही गहरा प्रभाव पैदा करेगी। मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए उसको, 2 दिन पहले ndtv.com के जो एडिटर हैं देशबंधु सिंह, उन्होंने मुझे फोन किया, बताया कि उसको 2,48,900 कुछ पाठक मिल चुके हैं और हर रोज 500 पाठक मिल रहे हैं। यानी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तब वो संख्या निसंदेह 2.5 लाख के पार होगी। मैं हैरान था कि जिस भाषा में 300 और 600 का कविता संग्रह बिकते बिकते बेचते बेचते प्रकाशक हाफ जाते हैं, उसमें एक कविता 2.5 लाख तक पहुंच गई। क्या है इस कविता में? और क्या ये कविता याद नहीं दिलाती, इसका फैलाव याद नहीं दिलाता है कि ये कमी पाठक की नहीं, हिंदी कविता की अपनी अपर्याप्तता की भी है शायद, कि हम कोई ऐसी कविता नहीं लिख पा रहे हैं जो इतने बड़े पैमाने पे छू ले। एक दूसरी बात भी है, दलित यथार्थ हमारे लिए दूर का हो भले, लेकिन नया नहीं रह गया है। हिंदी, मराठी, बांग्ला, कर्नाटक, कन्नड़, तमाम भाषाओं में खूब दलित साहित्य लिखा गया और हम उनको पढ़ पढ़ के एक नए अनुभव से जुड़ते भी रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद ये कविता बहुत सहजता के साथ जिस बात की ओर इशारा करती है, जिस भेदभाव, जिस उत्पीड़न और जिस दलित राजनीति के खोखलेपन की ओर इशारा करती है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो बच्चा लाल जी ने एक ऐसी कविता अनायास लिख दी। मैंने इनके वॉल पे जाके इनकी दूसरी कविताएं भी पढ़ी, उनमें भी अच्छी बातें हैं, वो भी अच्छी कविताएं हैं। लेकिन ये मार्मिकता, ये वेधकता मुझे कमाल की लगी और मुझे भरोसा बना कि अगर बहुत अच्छी कविता होगी तो पाठकों तक बिना किसी आलोचक के पहुंचेगी। जी मुकेश जी। जी, तो रजनी जी, ये जो कविता है अचानक लोगों को स्पर्श कर गई, इतनी मार्मिक है, इतनी वेदक है, जैसा प्रियदर्शन जी ने कहा। ये कविता कैसे एक अचानक आती है और छा जाती है? यानी हम जो अभी कहा कि कविताओं को पाठक नहीं मिलते हैं, कविताएं पढ़ना नहीं चाहते, ये जो प्रचार है चारों तरफ, उसमें इस तरह की चीजें हैं। कविता संग्रह बिकते नहीं है, प्रकाशक कविता संग्रह छापना नहीं चाहते हैं। लेकिन कविता की शक्ति कितनी है, और अगर उसमें सच्चाई हो और उसमें अभिव्यक्ति उस स्तर की हो, तो किस तरह से लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं, ये इसका उदाहरण है। आपकी टिप्पणी। मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कविता सहजता के साथ अपने समय से टकराती है और उस समय उस सिस्टम से भी, ये जो कविता है सिस्टम के बदलाव की मांग कर रही है, सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। पूरी की पूरी जो हमारी चुनाव प्रणाली है जिससे हमारी सरकारें और सत्ता तय हो रही है, उस पर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह ये लगाती है। और ये जो कविता अगर लोगों तक पहुंच रही है
तो इसके पहुंचने में सबसे बड़ा तो जो जिस सोशल मीडिया को बार बार आलोचना की जाती है, आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से ये सब चारों तरफ फैल गई। एक तो ये, दूसरा इसके फैलने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है, क्योंकि मैंने भी इस कविता को जब पढ़ा तो मैंने खुद बच्चा लाल की जो मैं वॉल पर जाके बाकी तमाम कविताएं भी मैंने पढ़ी। तो ये जो कविता है, इसमें जो एक सहजता है, एक लोक प्रवृत्ति है इसमें, इसकी जो कहन की शैली, कविता जो वैसे तो कहन की शैली तो हमने कथा के लिए रूढ़ कर रखी है, लेकिन इसमें जो कहन की शैली है, इसमें जो संवाद है, इसमें जो सरलता है, ये इसमें छिछले प्रश्न और गहरे उत्तर, इसमें ही सारा का सारा इस कविता का जो जिसे कहते हैं जीस्ट है, वो समाया हुआ है कि कैसे कैसे प्रश्न किए जा रहे हैं हमसे आज इतने सालों बाद भी। हमको सिर्फ चुनाव का एक मतलब संख्या भर रहे हैं हम दलित, हमको तभी जो शामिल किया जाएगा। कभी तरह तरह के प्रपंच हो रहे हैं कि दलितों के घर में जाके खाना खाना, जो कि बहुत ही वाहियात है आज के समय में, ठीक है। और तभी हमको याद किया जाता है मतलब मनरेगा। और ये सबसे बड़ी बात इस कविता की ये कि ये पूरे सत्ता पक्ष के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। यहाँ वो मनरेगा की बात भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दी कि मुझे कहाँ काम है, बस मुझे वही काम है जहाँ आपकी आंकड़े पूरे हो जाए, मैं तो सिर्फ एक आंकड़ा भर रह गया हूँ। तो ये दलित जो आंकड़ा भर रह गए हैं, उनकी जो जिस पहचान का, जिस अस्मिता की, जिस डिग्निटी जिसे कहना चाहिए, जिसका वो संघर्ष करें, उसको बार बार हिला दिया जाता है। तो ये जो कविता बिल्कुल छू जाती है, दलित समाज को तो पूरी तरह से छूती है, क्योंकि दलित समाज में जो ये कविता है, जो प्रारंभिक हमारा स्वर था कविताओं का, तो उसमें बहुत आक्रोश, पहले तो बहुत दयनीयता थी। अगर हम अछूत की शिकायत कविता को देखें, फिर अगर हम सुनो ब्राह्मण को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत तीखा आक्रोश, बहुत गुस्सा। लेकिन इस कविता में स्वर बदल गया, इस कविता में बात वही कही गई है, लेकिन लेखक की जो अपनी शैली है, बात को कहने का जो ढंग है, वो ढंग जो है वो आपको भीतर तक हौले से छूता है, और हौले से छूता बेशक है, लेकिन बहुत गहरा छूता है। ये जो छुआन है इस कविता की, यही आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक अलग ढंग की कविता, एक व्यंग्यात्मक लहजा है। हाँ। ये पूरे उसको कटाक्ष के तौर पर आती है कविता, उस विडंबना को दिखाती है जो राजनीति और समाज और दलित समाज के बीच में एक मौजूद है बड़े पैमाने पर, लेकिन कई बार उसका जिक्र नहीं होता उस तरह से। बच्चा लाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये तो बताया कि मैंने कविता इस समय इस काल में और ये सोचते हुए लिखी थी, लेकिन ये कविता जिस तरह से लोकप्रिय हुई है, जिस तरह से आपके पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके बाद आपने इस पर सोचा होगा कि आखिरकार मैंने क्या लिख दिया जो इतना इस पर हंगामा मच रहा है। वो प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ। जी सर, वैसे जब ये वायरल हुई थी तो मुझे भी ये इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी वायरल होगी। और चूंकि अभी इससे ये पता चल रहा है कि अभी संवेदनाएं हैं और लोग समझ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं उनके वेदनाओं से, और आत्मसात करना चाहते हैं और दूर भी करना चाहते हैं जो समस्याएं हैं उनकी। तो ये एक संभाव की स्थिति तक लाने का एक प्रयास है। और इससे ये पता चल रहा है कि जहाँ लोकतंत्र पर इतने ज्यादा दबाव है, मतलब लोकतंत्र को विगत कुछ वर्षों में और राजनीति खास करके लोकतंत्र को अब तो राजतंत्र के रूप में बदलने का प्रयास कर रही है, तो उस समय यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे जनमानस में लोग हैं जो कि मानवता की तरफ और समता समानता की बात के पक्षधर हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी इससे पता चलता है कि अभी इंसानियत है, अभी लोगों में संवेदनाएं जिंदा है। तो जी, अगर आप अपनी दूसरी कविताओं के साथ इस कविता को रखकर देखते हैं तो आपको क्या लगता है, उनमें इनमें क्या फर्क देखते हैं? आपने तो बहुत सारी कविताएं लिखी, मैंने पढ़ी नहीं है, कुछ कविताएं शायद अनुरागी जी ने पढ़ी हैं, प्रियदर्शन जी ने भी पढ़ी हैं आपके वॉल पे जाकर। आप क्या देखते हैं इस कविता में, उन कविताओं से हटकर क्या था जिसने इतना हिट किया? जी सर, इसका वाकया ये था कि एक बार मार्केट लॉकडाउन था तो एक ठेले वाले कोई ठेला वाला व्यक्ति आया और बाजार चूंकि एकदम बंद था, और तो वो घर घर जा करके सब्जी बेचते थे। तो वो दलित समाज के थे, माइनॉरिटी वर्ग के थे। तो क्या हुआ कि चारों तरफ लोग भीड़ मचा लिए, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे और खास करके जो हमारी मुख्य मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम लोगों का मतलब इतना ज्यादा जो बंटवारा टाइप का विभाजन किया है टीवी के द्वारा, घर घर में पहुंचाया, इसकी वजह से बहुत लोग सहम गए थे
और एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में अनायास ही जन्म लेने लगी थी, जिसकी वजह से कटुता और वैमनस्य की भावना मतलब सामने दिखने लगी थी। तो ऐसे क्या हुआ कि सब्जी बेच रहे थे वो, तो और बुजुर्ग काफी थे, फिर भी कुछ बच्चे शायद अभी वो परिपक्वता नहीं पा पाए होंगे, तो उन्होंने उनको जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, जातिगत सूचक शब्दों का प्रयोग किया, वो भी बहुत ही भद्दे तरीके से। और तभी एक आदमी गुजरा, तो उसने झटके में पूछा कौन जात हो। तो ये शब्द मुझे छू गया, मुझे लगा कि ये क्या बात है, कौन जात हो। तो वहीं से मैं इसको लेने की कोशिश किया, फिर एक नाटकीय संवाद के रूप में इसको लिखने का प्रयास किया। जी प्रियदर्शन जी, दलित कविताओं के इस नए अंदाज को आप किस तरह से देखते हैं? दलित साहित्य के अंदर इस कविता को अगर आपको देखना हो स्थापित करके, तो कैसे देखेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ये सच है मुकेश जी कि मैं इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन रजनी जी ने जो कहा कि जो दलित कविता में, अच्छा दलित गद्य बहुत बड़ा है, दलित कविता शायद उसके मुकाबले अभी कुछ फीकी है, और वो जो आ रही है वो ज्यादातर वर्णनात्मकता की शिकार है। उसमें कातरता कहीं है, कहीं क्रोध बहुत गहरा है, लेकिन बिल्कुल बराबरी पर आकर सत्ता का उपहास करने वाली, उसका व्यंग्य करने वाली और अपने यथार्थ को रख देने वाली ऐसी कविता कम है। और ये सिर्फ दलित कविता के लिए नहीं, जब मैं ये बात कर रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था कि हिंदी में लोकप्रिय कविताओं का जो पूरा मैदान है वो हास्य व्यंग्य की चालू कविताओं और कुछ रोमांटिक गीतों के हिस्से चला गया है। और हिंदी के जो बहुत अच्छे कवि हैं, जो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे कवि हैं, वो लोकतंत्र के, मानवीय संवेदना के बहुत अच्छे वाहक हैं, लेकिन वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा कविता का सौंदर्य शास्त्र है, उस पे हमें फिर से विचार करने की जरूरत है कि हम जो लिख रहे हैं वो अधिकतम लोगों तक क्यों नहीं जा रहा है। बच्चालाल उन्मेष जी ने जो काम किया है, असल में वही किया, वो एक मुहावरा दिया है जो कहते हैं कि हालात से, मतलब एक ठेले वाले, दलित ठेले वाले से उनको इस अनुभव से कविता मिली, तो अपना शिल्प उसके हालात से पैदा करते हैं। मैं जब इनकी कविताओं को देख रहा था तो मुझे एक कविता और मिली थी, और मैं 1 मिनट लेके उसको सुना देना चाहूंगा। छोटी सी कविता है, ये गौर करना इसका शीर्षक है। उनमें ये आपकी कविता पढ़ रहा हूं। जब शहर जले कहीं धू धू कर, फिर कोई कहे आ थू थू कर, समझ लेना उसके ही हाथों रखी गई चिंगारी थी। जब कहीं किसी का कटा हो सर, फिर कहे कोई किसका है धड़, समझ लेना उसके ही हाथों चली कटारी आ रही थी। जब कोई लिया हो खेत चर, फिर कोई कहे यार ढांढस धर, समझ लेना उसके ही पैरों रौंदी गई क्यारी थी। जब हरखू की पगड़ी ही जेवर, और कोई कहे इतने तेवर, समझ लेना उसके ही हाथों खींची गई सारी थी। जब गोधना पेट की बात करे और कोई अध्यात्म की बात धरे, समझ लेना उसके हाथों फैली अछूत बीमारी थी। जब बेटा मिल में काम करे और बाप ठाकुर को सलाम करे, समझ लेना उनके ही हाथों शोषण की रस्में जारी थी। फिर ये वैसी ही सीधी कविता है, लेकिन फिर ये जो दलितों का भला चाहने वाले तथाकथित लोग हैं, ये उनकी कलई खोलती है। ये जो दंगों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले लोग हैं, ये असल में याद दिलाती है कि जिनके हाथ में सत्ता है वही पहले खेत जलाते हैं, वही बाद में मुआवजा देते हैं, वही पहले उत्पीड़न करते हैं, वही बाद में मलहम लगाने का काम करते हैं। तो इस मोहभंग को इतने सटीक ढंग से रखने का काम ये कविता करती है, जो पिछली कविता में हमने देखा जो वायरल हो चुकी है। ये मेरा ख्याल है इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। रजनी जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर चाहता हूं कि जब ये कविता इंस्टाग्राम पर आई, उसके बाद इस पर रोक लगाई गई, ये हटा ली गई कुछ समय बाद। एक तरह की सेंसरशिप, एक तरह की का प्रतिबंध इस कविता पर लगा। वो कौन सी मानसिकता आप देख रही हैं जो इस कविता से इतना डर गया या इतना नाराज हो गया कि उसने इस कविता को हटाने की मांग कर डाली?
देखिए, मुझे लगता है जो आज का हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है वो हमारी अभिव्यक्ति का प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम कह पा रहे हैं, और दलित की अभिव्यक्ति तो बहुत ही उसको तो जितना कुंद किया जाए, उस पर जितना रंदा लगा दिया जाए उतना ही बेहतर है। तो ये जब कविता आती है हमारे सामने, तो ये कविता क्या करती है? ये कविता जो है, जो सत्ता के अनुकूलित जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में सेंध लगा देती है। और कोई भी सत्ता नहीं चाहती कि उसके सिस्टम में सेंध लगा दिया जाए। दलित जान रहे हैं, समझ रहे हैं उस बात को, और बात समझना एक बात है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना, यानी अभिव्यक्ति पर कड़ा पहरा लगा दिया जा रहा है। तो ये सत्ताधारी की बौखलाहट एक तरह से, जो भी इस सिस्टम में जो है, वो बौखलाहट क्या है? जो वही व्यंग, क्योंकि कविता व्यंग कर रही है, तो व्यंग भी दो तरह से हो रहा है। एक व्यंग तो हो रहा है जो जिससे सत्ताधारी में बौखलाहट आ रही है, लेकिन व्यंग को करुणा से उपजता है। करुणा किसके प्रति है? दलितों के प्रति है। इस दलितों के प्रति करुणा क्यों हो? जिस वर्ग को हमेशा से घृणा से देखा गया हो, उसके प्रति करुणा का भाव पैदा हो रहा है। उस करुणा के खिलाफ मतलब उस करुणा के खिलाफ एक षड्यंत्र है ये हमारी सत्ता का, जो वो चाहती है कि इस तरह की कविता हमारे सामने ना आए। और दूसरी बात है इसकी शैली। इस कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो इसकी शैली है, जो सीधे मन तक उतरती है। जैसा मैंने अभी कहा, इसकी शैली जो है वो बिल्कुल इतनी सहजता से वही बात कह देती है, मतलब कि जो सुनने वाला, जिसकी अभी बात कर रहे थे, सौंदर्य शास्त्र की बात की थी अभी प्रियदर्शन जी ने। दलित साहित्य पर हमेशा ये प्रश्न लगता रहा है, कि प्रश्न चिन्ह लगता रहा है कि भाई इसमें तो वो जो हमारे जो भारतीय साहित्य का जो मानदंड, उनके आधार पर खरी नहीं उतरती हैं ये कविताएं और ये गद्य लिखा गया है, लेकिन कविताएं भी प्रियदर्शन जी बहुत लिखी गई हैं। बहुत सारे कवि हमारे सामने हैं, लेकिन वो इस तरह से हमारे सामने आ नहीं रहे। बहुत सारे कवि तो ऐसे हैं, जैसे मुकेश मानस की मैं बात करूं, उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं सिस्टम पर, ठीक है, लेकिन उनकी कविताओं को हम पहुंच नहीं पा रही हैं उस तरह से। जैसे इस कविता को, क्योंकि वैसे ही बैन किया गया, बैन करने का मतलब होता है कि उसको फिर बार बार जब चीज को दबाया जाता है तो उतने ही प्रेशर से बाहर निकलती है। तो ये कविता उतने ही प्रेशर से बाहर आई और हमारे पूरे समाज पर एक तरह से इसने छा गई, कि अब सबको लगा कि देखें क्या है इसमें। मैंने भी यही देखा कि क्या है इसमें, प्रियदर्शन जी ने देखा क्या है इसमें। उसके बाद हम इन्होंने और बाकी कविताएं भी पढ़ डाली हमने। इन्होंने अपनी माँ पर भी एक कविता लिखी हुई है, वहां पर माँ से बातचीत करते हुए इनके जो मन में भाव आया, वो कविता मुझे छुई, क्योंकि शायद स्त्री हूँ इसलिए वो भी मुझे बहुत छू गई अंदर तक, कि देखो मतलब बात करते करते, तो ये जो हमारे भावों की जो गहराई है, और जब वो बिल्कुल मन से छू कर बाहर आती है तो वो ऐसे ही फैल जाती है। और कोई भी जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है वो तो बिल्कुल नहीं चाहती। वर्तमान व्यवस्था क्या, जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि चीजों को में बदलाव उनको पसंद नहीं है, और ना ही वो अपने ऊपर वो प्रश्न जो है वो ना वो प्रश्नों से जूझना चाहते हैं, प्रश्नों से बच जाना चाहते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति को दबा देना चाहते हैं। जी, अंत में मैं चाहता हूं कि बच्चा लाल जी, आप एक अपनी तरफ से अपनी कविताओं पर अपना कथन कहें संक्षेप में। अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरी जो भी कविताएं रहती हैं वो खास करके जो समाज में वंचित समाज है, और जहाँ पर भी कहीं शोषण है, वहाँ पर मेरी कलम उठती है और वो शब्दों में पिरोने का प्रयास रहता है। तो कोई ये नहीं है कि मैं किसी जाति विशेष देख करके लिखूंगा। वो शोषण और वो दंश जो भी झेलेगा, उस वर्ग के लिए, उस जगह के लिए लिखी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए। हाँ, लेकिन ये भी भारत का एक सच है कि वो विशेष वर्ग अपने आप ही रिपोर्टों के माध्यम से दिख ही जाता है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। मैं एक कविता चाहूँगा। अभी क्या था कि स्कूल अभी ज्वाइन किया हूँ, तो हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं, और शेड्यूल कास्ट के, एसटी, खास करके एसटी वर्ग के भी रहते हैं। तो हमारे तरफ क्या है कि स्कूल में राशन पानी खाना पीना सबके लिए आएंगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। तो कभी क्या हुआ कि मैं गया ऑनलाइन, अभी कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे। तो जब पता किया गांव में जाकर के कि यहाँ पे कुछ इनसे रिसोर्सेज लें जिससे हम ऑनलाइन संवाद कायम कर सकें, लेकिन पता चला कि पूरे गांव में कोई एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। तो और कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार वाले हैं जो ईंट के भट्टों पे काम करते हैं, और हमारे क्लास के कुछ बच्चे मैं देखा ईंट के भट्टों पे जाते हुए। तो
उनको देख करके मुझे एक कविता मतलब मन में उपजी, तो कुछ जी विचार उपजे, सुनाइए तो प्लीज। इसको लिखने का प्रयास किया। इसका मैंने शीर्षक दिया था आश्वासन, कि रईसों ने बख्श दी है जान, इतना काफी नहीं। रईसों ने बख्श दी है जान, इतना काफी नहीं। दिया आश्वासन है निजाम, इतना काफी नहीं। जमी हो न सही पैरों तले, जमी हो न सही पैरों तले, मिला है सारा आसमान, इतना काफी नहीं। दधिच की हड्डियां नहीं कि तेरा इतिहास लिखूं, दधिच की हड्डियां नहीं कि तेरा इतिहास लिखूं। आ गया कारखानों के काम, इतना काफी नहीं। जिस्म नींबू है, आंसू है नमक, ओठ मिर्च। जिस्म नींबू है, आंसू है नमक, ओठ मिर्च। आया खून सिकंजी के काम, इतना काफी नहीं। गणेश जन्ने की तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं, गणेश जन्ने की तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं। किए हैं मैल अपने दान, इतना काफी नहीं। किए हैं मैल इतने अपने दान, इतना काफी नहीं। तुम्हारी पगड़ी को रंगरेज की जरूरत ही क्या, तुम्हारी पगड़ी को रंगरेज की जरूरत ही क्या। जो खा के थूका हमने पान, इतना काफी नहीं। जो खा के थूका वाह हमने पान, इतना काफी नहीं। समय निकाल कर चंद लफ्ज तुम्हारे नाम किए, समय निकाल कर चंद लफ्ज तुम्हारे नाम किए। फिर तुम्हारी बढ़ी जो शान, इतना काफी नहीं। तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं, ईंट की भट्ठी तो है। तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं, ईंट की भट्ठी तो है। खुले हैं कोयले के खान, इतना काफी नहीं, इतना काफी वाह नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कविता है। और मुझे लगता है कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और लेखक समाज ने तय बिल्कुल। किया है कि ये पूरा वर्ष जो 75वां वर्ष है, ये प्रतिरोध वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है कि प्रतिरोध की ये शानदार कविताएं और उन पर चर्चा के साथ ये ताना बाना शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। और अब वक्त है जाने माने कवि और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी के स्तंभ दूसरी आवाज का। आज अपने स्तंभ में वे प्रतिरोध के उन रूपकों की बात कर रहे हैं जिन्हें गांधी जी ने गढ़ा था, और अब लेखक समाज उनको लेकर प्रतिरोध का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा है। तो पेश है दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज की ये दूसरी किस्त है और संयोग से 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत का 75वां वर्ष शुरू हो रहा है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि भारत के लेखक कलाकार मिलकर शहादत का ये 75वां वर्ष प्रतिरोध वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रतिरोध के 3 रूपक गांधी जी ने ही गढ़े थे और वो इस समय हमारे काम के हैं। पहला सत्याग्रह, दूसरा सविनय अवज्ञा, तीसरा असहयोग। हमारा समय दुर्भाग्य से ऐसा है जिसमें झूठ बहुत तेजी से फैल रहा, व्याप रहा है। वो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा पालतू होकर झूठ बोलने और फैलाने में एक दूसरे से होड़ सी कर रहा है। सूचनाएं, आंकड़े, खबरें सब दूषित हैं, झूठों भरी हैं, अविश्वसनीय है। ऐसे समय में साहित्य का धर्म सत्याग्रह है। उसे सच और सच्चाई को दर्ज करना है ताकि सनद रहे। ऑक्टेवियो पाज ने दशकों पहले कहा था, पोइट्री इज हिस्ट्री बाय अदर मीन्स। तो ये जो दूसरा इतिहास है,
ये हमारे समय का साक्ष्य रहेगा। साहित्य को हमारे इस अभागे समय का मानवीय साक्ष्य होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब वो सत्याग्रह हो। दूसरी बात है ना, दूसरा रूपक है अभिनय सविनय अवज्ञा। इस समय सत्तारूढ़ शक्तियां घृणा, भेदभाव, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, जातिवाद आदि को कुशलता से, अपार साधनों से, बाहुबल से, धन बल से फैला रही हैं। और हम इन शक्तियों के आतंक से ऐसा घिरे हुए हैं कि लेखक के पास शायद और कोई विकल्प ही नहीं है कि वह ऐसे हत्यारे निजाम का प्रतिरोध अहिंसक ढंग से, लेकिन प्रभावशाली ढंग से, सविनय अवज्ञा का भाव रखते हुए करे और व्यक्त करे। ये सिर्फ साहित्य में व्यक्त नहीं होना चाहिए ये सविनय अवज्ञा, बल्कि नागरिक जीवन में भी व्यक्त होना चाहिए जब जैसा अवसर आए। तीसरा रूपक है असहयोग। फिर हम जिन सत्तारूढ़ शक्तियों से घिरे हैं, उन्हें उनके किसी भी मंच को, उनकी किसी भी कार्रवाई को, उनकी किसी भी ऐसी गतिविधि को जो वैधता पाने की कोशिश है, अपने को वैध और मान्य बनाने की कोशिश है, उससे हमें असहयोग करना चाहिए। हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये सतर्कता, ये चौकन्नी नागरिकता आज लेखक का धर्म है। हम अपनी परंपरा से, अपने पुरखों से, अपने आसपास के जीवन पुरा पड़ोस से, अपने मित्रों शत्रुओं से भी सीखते हैं। लेखक का सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जिस लेखक ने सीखना बंद कर दिया, उसको असल में तो लिखना भी बंद कर देना चाहिए। अब ये अवसर है कि हम अपने एक ऐसे पुरखे से कुछ सीखें जिसने अपने समय में निपट साधारणता को, साधारण नागरिकता को सशक्त प्रतिरोध करने की प्रेरणा, उत्साह और ऊर्जा दी थी। ये शख्स था, ऐसा कि हम जानते ही हैं, महात्मा गांधी। आज हर दिन महात्मा गांधी को लांछित, अपमानित, विवादग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। और सिर्फ इतना ही होता तो नहीं, काफी था, लेकिन काफी नहीं है तो गोडसे जैसे हिंदू हत्यारे आतंकवादी का महिमा मंडन भी किया जाता है। हमारा साहित्य आधुनिकता के दौर में, खासकर उसके पहले भक्ति काल में भी, साधारण की महिमा का साहित्य रहा।
हम किसी और दिव्य महिमा या ऐश्वर्य या धन, बल, शक्ति, सत्ता से पाई महिमा से प्रभावित होने वाले लोग नहीं हैं। हम साधारण की महिमा का गान करते हैं, हम साधारण की महिमा खोजते हैं, और आज साधारण की महिमा इसी बात में है कि हमारा साहित्य सत्याग्रह करे, सविनय अवज्ञा की विधा हो, और घृणा से, झूठ से, हिंसा से, हत्या से, अन्याय से, विषमता से असहयोग करे। पिछले साल वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का एक यात्रा संस्मरण आया था गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल के नाम से। ये यात्रा संस्मरण काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, इसे काफ़ी सराहा गया था। 6 महीने के अंतराल में ही अब उनका दूसरा यात्रा संस्मरण आ गया है। इसका नाम है मैम का गांव और गोडसे की गली। आते ही ये बेस्ट सेलर की सूची में शुमार भी हो गया है। आज हम उर्मिलेश के इसी यात्रा संस्मरण पर बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ समालोचक प्रोफेसर अपूर्वा नंद। ताना बाना में आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वा नंद। नमस्कार। मैम का गांव गोडसे की गली, ये उर्मिलेश जी का दूसरा यात्रा संस्मरण का की किताब है। कुछ ही समय पहले, 6 महीने पहले ही आई थी गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल, और उसको काफी पसंद किया गया था। अब ये जो संस्मरण है, यात्रा भी है इनमें, संस्मरण भी है, पत्रकारिता भी है, सब कुछ मिला जुला है। इसको किस रूप में देखा है आपने इस संस्मरण को, यात्रा संस्मरण को, यात्रा वृत्तांत को? आपने ठीक ही कहा कि इसमें यात्राएं भी हैं, पत्रकारिता भी है, और संस्मरणों के संस्मरण हैं। तो उन यात्राओं के बारे में लिखना जो आपने 10 वर्ष पहले की थी, 15 वर्ष पहले की थी, उनके लिए याददाश्त का सहारा लेना पड़ता है और अपनी डायरियों का सहारा लेना पड़ता है। और फिर आप उन्हें जिस तरह लिखते हैं उससे खुद आपकी सांस्कृतिक समझ का भी पता चलता है। तो यह किताब इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो यात्रा के हमारे जीवन में क्या जगह है, और यात्रा किस तरह एक कामना की तरह बनी रहती है हम सबके जीवन में, और क्यों यात्रा करना हर किसी के लिए एक तरह का अनुभव नहीं होता है। इस बात को यह किताब बहुत शिद्दत के साथ सामने रखती है। जब उर्मिलेश जी ये कहते हैं कि वे बहुत सारी यात्राएं करना चाहते थे, देश विदेश की यात्राएं करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। और हम सबको पता है कि यह एक निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की, जिसके पेशे ने उसे एक रूटीन से बांध दिया है जिससे वह नहीं निकल सकता है, खासकर पत्रकार जैसा पेशा, वह उसकी यात्रा की इच्छा को किस प्रकार दमित कर देता है। तो यह बात, इसका दर्द इस किताब में है, और इस किताब के राजनीतिक आशय भी हैं, सांस्कृतिक आशय भी हैं, और यात्राओं के माध्यम से स्थानों को यह देखती है, व्यक्तियों को देखती है, संस्कृतियों को देखती है, और खुद अपनी एक तरह से अपनी समझ की सीमा पर लगातार सवाल करते हुए ये किताब आगे बढ़ती है। तो एक अच्छे यात्रा वृत्तांत को या यात्रा संस्मरण को जो करना चाहिए वह यह किताब करती है, यानी उसका दायरा बढ़ाना और हमेशा अपनी परीक्षा करते रहना। क्या हम इसे माने कि ये जो यात्रा संस्मरणों का जो तयशुदा एक ढांचा है, एक लिखने की एक विशेष शैली भी है, उससे कहीं हटकर लिखी गई ये किताब है? इसमें कुछ अलग ढंग से आपको यात्राओं का वर्णन पढ़ने को मिलता है? एक तो यात्रा वृत्तांत में हमेशा एक चीज हम देख सकते हैं कि यात्रा कौन कर रहा है उसके बारे में भी आपको पता चलता है। तो इस यात्रा संस्मरण से यह बहुत स्पष्ट है कि यह एक पत्रकार द्वारा की गई यात्रा है। वह अपने
पेशेवर असाइनमेंट में ये यात्रा कर रहा हो, या उनसे बिल्कुल अलग, जैसा उर्मिलेश जी ने लिखा है कि सैलानी के रूप में यात्रा कर रहा हो। लेकिन उसकी पत्रकार की निगाह कभी भी बंद नहीं होती, वह हमेशा खुली रहती है। इस रूप में ये यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण बहुत अलग है दूसरे यात्रा संस्मरणों से, क्योंकि यह यात्राओं के माध्यम से इतिहास को, संस्कृति को और राजनीति को भी समझने की कोशिश करता है। जी, और ये लेकिन बहुत सारे इलाकों में प्रवेश करता है। जी जी ये साहित्य में भी दखल देता है, इतिहास में भी घूमता है, राजनीति में भी घूमता है, क्षेत्रीय अस्मिताओं और क्षेत्रीय बनावटों पर भी टिप्पणियां करता है। तो एक पत्रकार के होने के नाते इस संस्मरण को एक अलग ढंग से लिखा जाना और देखा जाना और पढ़ा जाना, उसको अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से उसको परिभाषित करेंगे आप? अब जैसे आप केरल की यात्राओं के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसे आप देख लीजिए। यह एक उत्तर भारतीय व्यक्ति है जो केरल जाता है और चमत्कृत होता है, आश्चर्यचकित होता है वहाँ की प्रकृति को देखकर, वहाँ के लोगों के रहन सहन को देखकर, वहाँ शिक्षा के स्तर को देखकर, वहाँ राजनीतिज्ञों के चरित्र को देखकर। तो एक केरल, फिर आप महाराष्ट्र की इनकी यात्रा देख लें, रत्नागिरी की यात्रा देखें, और फिर पुणे की यात्रा देखें जिसमें ये सावरकर की बहू से मिलते हैं, गोपाल गोडसे की बेटी से, और फिर गोपाल गोडसे से भी मिलते हैं। तो और रत्नागिरी में ये थीबा पैलेस को देखते हैं, बर्मा के उस राजा की याद करते हैं जो निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन वहां तक नहीं रुकते हैं। जब बर्मा के राजा की याद करते हैं तो बहादुर शाह जफर की भी याद करते हैं और तुलना करते हैं। फिर एक तकलीफ उनमें दिखलाई पड़ती है कि हम दरअसल भारतीय जो अपने अतीत का इतना गुणगान करते हैं, हम दरअसल वास्तव में हम बहुत लापरवाह लोग हैं, बेरहम लोग भी हैं अपने अतीत को लेकर, उनकी स्मृतियों को लेकर, क्योंकि हम बहादुर शाह जफर की स्मृति का उतना आदर नहीं कर पाए। तो हम वास्तव में कितना अतीत के प्रति संवेदनशील हैं, यह प्रश्न भी उठाते हैं। और दूसरे, आप कश्मीर की इनके यात्रा वृत्तांत को भी देखिए। कश्मीर पर उर्मिलेश जी ने किताब भी लिखी है और कश्मीर उनकी खास रुचि का भी विषय है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो साधारण पूर्वग्रह हैं उनके पार जाकर जीवन को देखने का प्रयास उर्मिलेश कर रहे हैं। तो इस रूप में यह यात्रा संस्मरण सिर्फ इसलिए नहीं कि ये यात्राओं के बारे में है, बल्कि इसलिए कि इससे आपको एक पूरे इतिहास को समझने में मदद मिलती है। जी, और बहुत ही सहजता से वो भी ये स्वीकार करते चलते हैं कि ये मुझे पता नहीं था, ये इस यात्रा के ज़रिए मुझे मालूम हुआ। जैसे कश्मीर की यात्रा के संदर्भ में वो लिखते हैं। तो ये भी एक खोजने की प्रवृत्ति यात्राओं के ज़रिए ये चलती रहती है और उसे स्वीकार कर रहा है लेखक। अमूमन इस तरह की बातें से बचते हैं कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मुझे तो सब पता था और मैं यात्रा पर गया तो मैंने सब वैसा ही देखा जैसे मैंने पढ़ा था। यहाँ ये दूसरे तरह से खोज चल रही है। हाँ, इस लिहाज से मुझे बहुत ईमानदार संस्मरण लगा, क्योंकि इसमें, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि अपनी समझ की सीमा की वे बात करते चलते हैं, और खासकर उत्तर भारतीय समझ की जो सीमा है, वे एक उत्तर भारतीय के रूप में भी बात करते हैं कि हम इस देश को बिल्कुल नहीं जानते। वे अपने पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की भी चर्चा करते हैं कि हमारी पाठ्यपुस्तकों ने क्या बतलाया। हम केरल के बारे में नहीं जानते, हम उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में नहीं, संस्कृतियों के बारे में नहीं जानते, हम कश्मीर के बारे में नहीं जानते। तो यह जो सीमा है, और आप ये देखते हैं, जैसा आपने खुद ही कहा, कि वे एक जगह जाते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा, मैं तो ये नहीं जानता था, और वे जानने की कोशिश करते हैं। कई बार वे बतलाते हैं कि आउटलुक की ट्रेवल गाइड देखकर उन्होंने पता किया कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो निष्कवच है, आपने खुद कहा कि यह दावा वो नहीं कर रहा है कि वो सर्वज्ञ है,
ऐसा भी वो कर सकते थे कि इसमें कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि ये जानकारियां उन्होंने बाद में हासिल की, लेकिन इस प्रक्रिया को वो बतलाते हैं। और यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह यात्रा करने वालों के लिए एक तरह का गाइड भी है कि उन्हें यात्रा करने के पहले कैसे तैयारी करनी चाहिए, यात्रा के दौरान अपनी आंख, नाक, कान, अपनी सारी इंद्रियां खुली रखनी चाहिए, उन्हें सजग रहना चाहिए, उन्हें लोगों से संपर्क करना चाहिए। तो यह, जैसा शुरू में मैंने कहा, जगहों के बारे में है और लोगों के बारे में भी है। जैसे आपकी शाहिद साहब से मुलाकात होती है, आपकी EMS नंबूद्रीपाद से मुलाकात होती है, आपकी अच्युतानंदन से मुलाकात होती है। तो लोगों के प्रति दिलचस्पी भी इसका एक आकर्षण है। जी, यहाँ ये एक बात मैं अंडरलाइन करना चाह रहा था कि हमारे बहुत सारे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता से इतर लेखन बहुत कम करते हैं, गिने चुने पत्रकार हैं। उस लिहाज से उर्मिलेश जी ने ये इस मैदान में कदम रखा और 2 एक के बाद एक यात्रा संस्मरणों की किताबें उनकी आ गई हैं। तो एक संस्मरणकार के तौर पर और एक गद्यकार के तौर पर उन्हें किस तरह से देखा आप? मैं ये मानता हूं कि एक पत्रकार का गद्य इसमें दिखलाई पड़ता है, और निश्चय ही गद्य की एक नई छटा दिखलाई पड़ती है इसमें। जो सोचता हुआ, गपशप करता हुआ गद्य है, कई जगह आपको वह कलात्मक नहीं दिखलाई पड़ेगा, लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काफी ईमानदार गद्य है और बेलाग टिप्पणी है जो बहुत लोग सावधान होकर करेंगे। जैसे पालमपुर जब वे जाते हैं और नेहरू की मूर्ति देखते हैं, और बहुत ही बदशक्ल मूर्ति है, और उस पर वे टिप्पणी करते हैं ये कहते हुए कि वे नेहरूवादी नहीं है, फिर भी उस सुदर्शन व्यक्तित्व की इतनी खराब मूर्ति। तो भारत में जो सार्वजनिक कला का हाल है उस पर टिप्पणी है। उसके साथ अंद्रेटा पर जब वे बात करते हैं और नोरा रिचर्ड्स का जिक्र करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में जो एक अंतर्राष्ट्रीय तत्व है, यानी उस पूरे गांव का, अंद्रेटा का चित्रण मुझे इसलिए बहुत दिलचस्प लगा कि कलाकार एकांत खोज रहे हैं, लेकिन वे जनजीवन से कटे हुए नहीं हैं। वे सारे कलाकार जो अंद्रेटा में जाते हैं, नोरा रिचर्ड्स और बाकी शोभा सिंह और दूसरे तमाम लोग, उनका गहरा योगदान है और गहरी संलग्नता है जीवन से। तो इसको देखकर एक पत्रकार का सोच में पड़ जाना जो रोजाना की आपाधापी में बंधा हुआ रहता है, इस लिहाज से मुझे यह यात्रा संस्मरण अलग लगता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दूसरे पत्रकार मित्र हैं वे भी या किताबें लिखेंगे। किताब लिखना बहुत जरूरी है पत्रकारों का, और यात्रा संस्मरण भी लिखेंगे। मुझे अनिल यादव का यात्रा संस्मरण याद है जो काफी पहले प्रकाशित हुआ था। जी, वो तो अद्भुत था। जी, हाँ, पूर्व का एक युवा पत्रकार का, उस वक्त वो बहुत ही युवा थे, लिखा गया यात्रा संस्मरण। तो ऐसे यात्रा संस्मरणों की बहुत जरूरत है, और पत्रकारों की तरफ से और भी, क्योंकि पत्रकार समाज को जहां तक जाकर देखते हैं बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए अगर उनकी तरफ से संस्मरण आएंगे, वृत्तांत आएंगे, तो हमारी समझदारी काफी बढ़ेगी। तो उम्मीद करना चाहिए कि उर्मिलेश जी के एक के बाद एक आए ये 2 यात्रा संस्मरण दूसरे पत्रकारों को भी प्रेरित करेंगे, और इससे उन्हें एक दृष्टि भी मिलेगी कि कैसे संस्मरण लिखे जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। युवा कवयित्री रश्मि भारद्वाज प्रचलित मुहावरों को लांघते हुए कविता का नया आयाम रचती हैं। वे धुंधलके में ढके जीवन को एक नए तरीके से देखते हुए प्रकट होती हैं। उनकी कविताओं में तनाव की जगह सहजता है और प्रतिशोध की जगह प्रेम। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। नमस्कार, मैं रश्मि भारद्वाज। मैं अपनी कुछ कविताओं का पाठ आपके समक्ष करना चाहूंगी। पहली कविता है छूट गई स्त्रियां। वे छूट गई स्त्रियां हैं जिनकी देह से पोंछा जा रहा है योद्धाओं का पसीना।
एक सभ्यता के खात्मे के बाद उनकी रक्त रंजित कोख से मनवांछित नस्ल उगाई जाएगी। वे छूट गई स्त्रियां अपने स्वप्न में नदी समुद्र पहाड़ लांघती बेतहाशा भागी जा रही हैं। उनकी गोद में भूख से बिलबिला रहे शिशु हैं, दूध के लिए चिचियाते, लेकिन स्तनों से रक्त की धार निकलती है। वे शिशु उनकी अजन्मी इच्छाएं हैं जिन्हें लेकर वे निकल भागी हैं और अब उन्हें दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन तलाश रही हैं। वे स्त्रियां अपनी माँ की भाषा के साथ अपने पिता के देश में अपने मालिक के दीवारों में चुन दी गई हैं। उनका सूरज आखिरी बार जाने किस शहर, किस गली, किस मकान में अस्त हो गया है। वे अपनी कब्र से झांक कर देखती हैं वह सड़क जिस पर पिछली बार अकेली खिलखिलाती निकल गई थी। उन्हें पहली बार फूल थमाने वाले हाथ काट कर फेंक दिए गए हैं। रोशनी में चूमा था जिसने उनका माथा, उसका सिर चौराहे पर टंगा है। अंतिम बार उनके बचपन के नाम से पुकारने वाली आवाज का गला रेत दिया गया है। वे याद करती हैं वह आखिरी दिन जब हवा में लहराए थे उनके केश, जब धूप ने उनके चेहरों को चूमा था। वह याद करना चाहती हैं वह अंतिम क्षण जब उन्होंने उस देश को अपना घर बुलाया था। दूसरी कविता है इन अ पेपर वर्ल्ड। कुछ लोगों का कोई देश नहीं होता। इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई 4 दीवारों वाली छत नहीं होती जिसे वे घर बुला सकें। ऐसा कोई मानचित्र नहीं जिसके किसी कोने पर नीली स्याही लगा व दिखा सकें अपना राज्य। वे अक्सर जहाजों में डालकर कर दिए जाते हैं समंदर के हवाले। कोई भी नाव उन्हें बीच भंवर में डुबो सकती है। आग की लपटें अक्सर उनके पीछे दूर तक चली आया करती हैं। किसी भी खंजर या चाकू को पसंद आ सकता है उनके रक्त का स्वाद। उनके जन्मते ही किसी एक गोली पर उनका नाम लिखा जाना तय है। उनका खात्मा दरअसल मानवता की भलाई के लिए उठाया गया जरूरी कदम है। उनके अब मासूम नहीं रह गए बच्चे जानते हैं कि अक्सर माँ को कहाँ उठाकर ले जाते हैं, जहाँ से लौटकर वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती। पिछली बार और फिर कई बार उन्होंने भी चुकाया था माँ की अनुपस्थिति का हर्जाना। पिता कभी रोते दिखाई नहीं देते। उनके चेहरे की हर रोज बढ़ती लकीरें दरअसल सूख चुके आंसू हैं। उनके ईश्वर वो हेलीकॉप्टर हैं जो ऊपर से खाने के पैकेट गिरा जाते हैं। कुछ गठरियों में सिमट आए घर को ढोते वे पार कर सकते हैं कांटों की कोई भी तारें रातों रात। कांटों से तो सिर्फ शरीर छिलता है, मन से रिश्ता रक्त कभी बंद नहीं होता। एक घर, एक परिवार, एक देश, एक पहचान, कागजों से बनी इस दुनिया में जी सकने के लिए उन्हें दरकार है बस एक कागज की। अंतिम कविता है हो राम चुन चुन खाए। उस घर से जाते हुए अंजुलि भर अन्न लेना और पीछे की ओर उछाल देना। पलट कर मत देखना पुत्री, बच जाओगी। तुम अन्न बिखेरो, पिता भाई को धन धान्य का सौभाग्य सौंपो और आगे बढ़ जाओ। खुद को यहाँ मत रोकना, हमने तुम्हें हृदय में सहेज लिया है। जिस घर आओ दाएं पैर से बिखेरना अन्न का लोटा, रक्त कदमों की छाप छोड़कर प्रवेश लेना। ससुर पति को धन धान्य वंश वृद्धि का सौभाग्य सौंपना ताकि हृदय में तुम्हें रोक लिया जाए। जब तक स्वामी के अधीन हो, लक्ष्मी अन्नपूर्णा राजमहिषी हो, आंगन में बंधी सहेजती रहो अनाज। तुम्हें आजीवन मिलता रहेगा पेट भर अन्न, हृदय भर वस्त्र श्रृंगार, पर पुरुषों से सुरक्षा। तुम्हारे निमित्त रखे गए हर अन्न के दाने पर यही सीख गुदी है। तुम इसे भूली कि हृदय से उखाड़ी गई, अपने खूंटे से खुली कहलाई।
खुली हुई स्त्री पर सब अधिकार चाहेंगे। वे चाहेंगे तुम्हारे हृदय में अपनी छवि रोप देना। तुम कभी किसी घर में नहीं रोपी जाओगी, किसी हृदय पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। पूर्व कथा, यथार्थ या दुस्वप्न। दादी की कथा की गोलमंती चिड़ैया चौराहे पर खड़ी कहती थी, मेरा खूंटा पर्वत महल पर बना है, मुझे मेरे बच्चों सहित वहां से निकाल दिया गया। मैं और मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे। जिसके हिस्से का अन्न खा लिया मैंने, भूख से बिलखते बच्चों को खिलाया, वह मुझे पकड़ कर ले जाए। हो राम चुन चुन खाए, जो मैंने उनका अनाज चुन चुन कर खाया था। शुक्रिया, नमस्ते। दोस्तों, हालांकि हमने तो घोषणा की थी कि जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का स्तंभ ना काहू से बैर पाक्षिक होगा, लेकिन आपने इतना अधिक उसे पसंद किया है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हमें मिली हैं इस स्तंभ को लेकर, हमने तय किया है कि अब इसे साप्ताहिक कर दिया जाए। तो पेश है इस हफ्ते का व्यंग्य स्तंभ ना काहू से बैर। तो रचना शुरू करते हैं। अनुकूल हवा में कचरा। हवा बही और कचरा उड़ चला, ऊपर 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 और ऊपर, दुनिया के ऊपर। हवा पर सवारी गांठते कचरे ने गर्व से क्या, देखो रे लोगों कि मैं कितना ऊपर, मैं कितना महान। और जमाना यह है कि अनुकूल हवा चल पड़े तो कचरे को ऊंचाई पकड़ते देर नहीं लगती। बस हवा आपके अनुकूल हो, फिर इस देश में आपको कोई रोक नहीं सकता। हमने तो हवा के चलते लोगों को ना जाने कहां से कहां पहुंचते देखा है, राजनीति में, नौकरी में, साहित्य में, कला में। तो हवा चली है और कचरा आसमान में है, यहां से वहां, वहां से वहां, इस पोस्ट से उस पोस्ट पर, बल्कि एक साथ कई बार दोनों पदों पर। कभी कहीं का अध्यक्ष, कभी कहीं का स्वामी, कभी इस संस्थान का सर्वे सर्वा तो कभी उस संस्थान का बाप। हवा बढ़िया चल रही है, मौसम कचरे के साथ है, बल्कि मौसम ही कचरे का है, पार्टी कचरे की, आका सही स्थान पर, बाप की सत्ता, धूल का राज, बवंडरों का जमाना, यहां से वहां, बस अपनी हवा, अपने तूफान, अपने बवंडर। शायद कचरे में वो ताकत है, वो कचरे में विशेषता है कि अनुकूल हवा में सबसे ज्यादा उसी को फायदा होता है, क्योंकि ना उसका कोई वजन, ना उसका अपना कोई वजूद, वो हर हवा के साथ है और किसी भी दिशा में बहने को तत्पर है कचरा। धूल के साथ उड़ने रहने में बड़ा सम्मानित महसूस करता है कचरा, बल्कि धूल का ही हिस्सा कह लें कचरे को। जमीन पर भी, और जब उन्होंने एक दूसरे पर धूल फेंकी, जब कचरा तब भी धूल के साथ था, धूल के साथ उड़ता है, फेंकता है। वही धूल का कचरा आज आसमान में है और फायदा उठा रहा है अपने में वजन ना होने का। अब बेकार के वजन ना उसने पाले ना उसने लादे, अब आप उठाए रहिए सिद्धांतों के बोझ, अहम का बोझ, आत्मसम्मान का बोझ, शर्मो अया का बोझ, वो नहीं उठाता। उसके लिए सब निरर्थक बोझ है। दूर रहा वो इन सब से, हल्का रहा। और देखिए कि हवा चली तो आज आसमान पे आप टापते रह गए और वो उड़ रहा है आपके ही सिर के ऊपर। परंतु मिला क्या? कचरे को मिला क्या इन ऊंचाइयों पर पहुंचकर? क्या इन ऊंचाइयों पर पहुंचकर और गर्वावान पदों पर पहुंचकर कचरा कचरा नहीं रहा? क्या इन ऊंचाइयों पर अनुभव से कचरा कुछ बदल गया? नहीं मित्र, वो ऊंचाई पर पहुंचकर भी कचरा ही रहता है। वे अपनी समस्त क्षुद्रताओं, कमीनगी, ईर्ष्यापूर्ण चुभन, बदमाशियों, ओछेपन और कचरा गर्दी के साथ उस ऊंचाई पर पहुंचा है, और इन ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी उसने अपनी क्षुद्रताओं, कमीनगी, चुभन, ओछेपन को और भी नई ऊंचाइयां दी हैं। वो बदला नहीं है। ऊंचाई पर पहुंचकर भी कचरा वास्तव में और कचरा हुआ है। वो जमीन पर भी कचरा था, वो आसमान में भी कचरा है, तैरते हुए भी कचरा था और आंख में पड़ जाने के बाद भी वो कचरा ही रहेगा। वो कचरा होने के महत्व को समझ चुका है भाई साहब। आप लाख नाक वहों सिकोड़ें, उसे जमीनी राजनीति की समझ है, उसे जमीनी राजनीति की समझ है। वो जान गया है
वो जान गया है कि कचरत्व में ही निर्वाण है, कचरत्व में ही निर्वाण है। उसका मानना है कि अगर ऊंचाई प्राप्त करना है तो यहाँ कचरा होना लाजमी है। बिना कचरा हुए आप ऊंचे नहीं जा सकते, कहता है वो। कचरे को विश्वास ही नहीं हो पाता कि ऊंचाइयों बिना किसी अनुकूल हवा के बहे भी प्राप्त कही जा सकती हैं, कि अपनी सीढ़ी स्वयं बनने बनाने वाले भी इस संसार में हो गए हैं, कि ऊंचे कद के व्यक्ति अभी भी पैदा हो रहे हैं और कुर्सियों से बड़े कद के लोग भी होते हैं। पर कचरा क्या करे, उसके अपने अनुभव हैं, हवाओं से दोस्ती के उसके अपने किस्से हैं। सो फिलवक्त स्थिति यह है कि कचरा उसका, हवा उसकी है, आसमान उसके बाप का है, और कचरे की परवास तो सब देखते ही बनती है। कचरा उठ रहा है, परंतु कल जब ये हवा नहीं होगी तब क्या साहब, तब कचरा धूल में पड़ा होगा, शायद नाली में पड़ा मिले, दिखेगा भी नहीं, मिला तो पहचान भी ना पाओगे, ऐसा हो जाएगा। हो सकता है वो किसी के जूते में चिपका मिले, या किसी जीप या कार के पहिए में चिपका हुआ मिले यात्रा करता हुआ। पर कचरे को इस स्थिति से भी कभी कोई गुरेज नहीं, परेशानी नहीं। कचरे को पता है कि हवा चलने पर पूरा पुनः आसमान पर जाएगा। कचरा ये बात जानता है। तो दिक्कत कचरे की नहीं भाई साहब, दिक्कत कचरे की नहीं, दिक्कत आपकी है। आपकी दिक्कत ये है कि जब भी ऐसा कचरा आसमान छू रहा होता है, तब आप जैसे समझदार लोग ही उसे अपने सिर पर बिठाने और रखने के लिए उसके पीछे भागते फिरते हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, कचरे के पीछे। तो दोषी कौन है, कचरा कि आप? दोस्तों, पिछले अंक में मैंने परिचय तो दिया था अनामिका जी की कविताओं का और वीडियो लगा दिया था कात्यायनी की कविताओं का। निश्चित रूप से ये दोनों ही कवयित्रियों के साथ अन्याय था। मुझे इस पर शर्मिंदगी भी हो रही है और मैं इसके लिए खेद भी प्रकट करता हूँ। और अब पेश करता हूँ वो वीडियो जो पिछली बार मैं आपको नहीं दिखा पाया था, अनामिका की कविता भामती का। इसमें उन्होंने भावपूर्ण ढंग से एक लंबी भूमिका भी दी है और फिर उसे कविता का पाठ भी किया है। तो पेश है भामती। भामती की बेटियां। किस्सा वृद्ध वाचस्पति का है, जो मिथिलांचल के बहुत प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं। उन्होंने भामती टीका लिखी थी, जो वेदांत का सबसे प्रसिद्ध भाष्य माना जाता है। अब उन्होंने भामती के नाम से अपनी टीका क्यों प्रकाशित कराई थी? भामती जो उनकी पत्नी थी, जो बालिका वधू के रूप में उनके घर आई थी, फिर जिसकी सुध बिसर कर वो भामती टीका लिखने लगे, और जब सुध आई तब लगा कि ये तो सामने मेरे वृद्धा हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि ये कहाँ रहती है इस घर में। चुपचाप दिया जला के लिखने की मेज पर चली जाती है। कहते हैं कि इसी परिताप में उन्होंने भामती के नाम से टीका छपवाई। अब भामती को कैसा लगा होगा, मैंने इसकी कल्पना की है और उस पूरे दृश्य विधान की कल्पना की है। देखिए जरा, लिखने की मेज वही है, वही आसन, पांडुलिपि वही बासन, जिसमें मैं रखती थी खील बताशा, दिया बाती की बेला हर शाम। कभी कभी बेला और चंपा भी रख आती थी जाकर चुपचाप, खील बताशा पानी दिया के साथ। पूरे 21 बरस बस यही जीवन क्रम, कुछ देर इन्हें देखती काम में लीन, जैसे कि देखते हैं सुंदर मूरत शिव जी की। पत्थर की मूरत ही बने रहे ये पूरे 21 साल। फिर एक शाम उसास भरी धरती ने आंधी सी आई, बिखरने लगे ग्रंथ के पन्ने,
टूटी तंद्रा तो मुझे देखा, पन्नों के पीछे यो भागते हुए जैसे हिरणों के। चौंके, हे देवी परिचय तो दे, आप कौन? मुझको हंसी आ गई। लाए थे जब ब्याह कर तो छोटी थी ना, फिर आप लिखने में ऐसे लगे, दुनिया की सुध बिसर गई, लगता है जैसे भूल ही गए। वेदांत के भाष्य के ही समानांतर इस घर में बढ़ी जा रही है पत्ती पत्ती आपकी भार्या भी। तो क्या मैं इतनी बड़ी हो गई कि पहचान में नहीं आती? पानी पानी होकर इस बात पर पानी में ही बहा आए आप तो अपनी वह पांडुलिपि जो मैं नहीं दौड़ती पीछे, पृष्ठ बीच ले आने पानी से। गडमड हो चुकते सब अक्षर, घुल जाती पानी में स्याही, शब्द पर शब्द फिसल आते। मेहनत से मैंने वे अक्षर भी बीछे, जैसे कि चावल अक्षर पर अक्षर दोबारा सजाए अपने सिंदूर और काजल से। भूर्ज पत्र फिर से सिले, तागपात ढोलना लगा के, ये वहाँ का मंगलसूत्र होता है। अक्षर पर अक्षर, अक्षर पर अक्षर, अक्षर में और आप अक्षर, टप 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 टप, ये लो रोते हैं क्या ज्ञानी ध्यानी भी? क्यों रो रहे हैं जी? चुप चुप, भामती टीका तुम्हारी यह, तुमने ही लिखी यह दोबारा। पहले भी तुमने लिखी थी हर शाम दिए की लौ से, जो लिखा था तुमने अंधियारे की स्लेट पर। मैंने बस भाष्य किया उसका, तो जगत में ग्रंथ भामती टीका के नाम से ही जाना जाएगा। लिखने की चौकी वही है, वही आसन, पांडुलिपि वही बासन। ग्रंथ लिख रही हैं पर भामती की बेटियां। आपके जाने के बाद मैंने पढ़ाया इन्हें पाठशाला भेजकर, दिए से नहीं छाया से। इन्होंने अपनी कलम से लिखा है जो आपके समानांतर भाष्य उसका करने बैठेंगे जब दिग दिगांतर। मैं चैन की सांस लूंगी। कृपा नहीं, प्रेम का प्रसाद भी नहीं लेंगी। भामती की बेटियां ग्रंथ अपने स्वयं ही रचेंगी, इसी तरह हर युग में। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।